द वीडियो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने पूरी बुक की तैयारी नहीं की है और आप अभी पैनिक हो रहे हो कि अभी हमने पूरी बुक की तैयारी नहीं की है, हम क्या करें, तो बेटा आप लोग जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लो और साथ में चैप्टर नंबर 7 को, ठीक है। आप इन सारे चैप्टर्स को इन पे मेन फोकस करो। बाकी आप अगर 3 चैप्टर्स को रहने भी देते हो तो अगर आपने इन 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आपको पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इंशाल्लाह 60+ मार्क्स इजीली ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप पास पेपर में देखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। तो आप पैनिक मत होए। आपके पास जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने पहले भी प्रिपेयर किए उन्हीं को आप बेटर प्रिपेयर करें, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया और चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, इनको और अच्छे तरीके से कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर हम इसके आए हैं पास पेपर की तरफ तो आप देखते हैं आपके पास 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने करने हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 19 आएंगे, ठीक है। ये आपके पास टोटल 19 क्वेश्चंस हैं आपके पास। अगर ये देखोगे आप नीचे तो ये आपके पास टोटल 19 है। इनमें से आपने 14 करने हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, ठीक है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपने क्लास इंटरवल्स निकालने हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए। तो उसको हमने बताना है कि डिटरमाइन करने कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ 3 स्टेप्स आपने फोकस करना है, ठीक है। और वो 3 स्टेप आपके पास ये हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रेंज आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। जब आप मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपके पास रेंज निकल आएगी। सेकंड आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, K1 + 3.3 log n, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास रेंज की वैल्यू निकलेगी और K की वैल्यू निकलेगी, आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास H यानी क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ जो है वो आपके पास निकल आएगी। अगर आप इसमें ये n देख रहे हैं तो n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे आपके पास क्वेश्चन में कहते हैं कि देयर वाज नंबर ऑफ 40 स्टूडेंट, तो वो जो n है वो आपके पास वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको टोटल ऑब्जर्वेशन कहते हैं आपके पास वो है। ये 3 आपके पास स्टेप हैं जो आपके पास हैं। अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ से आ गया, तो आपके पास ये बुक में आपके पास गिवन है, चैप्टर नंबर 2 3.39 पेज पे आई थिंक सो ये आपके पास गिवन है। आप इसको वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो तो उसमें आपने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे शॉर्ट नोट लिखना है। इस पे आपने 3 स्टेप लिखने हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जो है वो हम ऑगिव कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो उसके लिए हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आप उसमें आप बता दोगे कि उसमें आपने लिखना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डेटा पॉइंट्स लेते हैं। जैसे आप लिखोगे एक्स एक्सिस पे अगर हमारे पास क्लासेज हैं, ठीक है, तो उसकी अपर क्लास लिमिट लेंगे अगर आपके पास ग्रुप डेटा है। और अगर आपके पास ग्रुप डेटा नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या ले लेते हो, अगर आपके पास ग्रुप डेटा अपर क्लास लिमिट ले लोगे, यहाँ पे आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हो, ठीक है। जो आपने फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव निकाला है आप उसको ले लोगे, ठीक है। आप सिंपल ये लेके तो ठीक है, आपके पास इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, अच्छा इस क्वेश्चन में आपने अगर देखा होगा तो आपके पास x गिवन है, y गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपने पैनिक नहीं होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसको आप जस्ट मिड टर्म ब्रेक करोगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, पहले हम x को y के साथ करेंगे, फिर x को 2 के साथ करेंगे, फिर पहले 2 को y के साथ करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे। तुम्हारे पास ये बन जाएगा समीशन एक्स वाई, ठीक है। आपके पास आ जाएगा फिर -2 समीशन x, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा समीशन से बाहर रहता है। फिर आपके पास आ जाएगा +2 समीशन आपके पास आ जाएगा y, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस समीशन 4। अब अगर आप देखो यहाँ पे माइनस समीशन 4 को, तो आपको पता है जब कांस्टेंट का होता है तो वो आपके पास समीशन कन्वर्ट हो जाता है n में, तो ये आपके पास हो जाएगा 4n, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल होता है, समीशन 4 जो होता है 4n की इक्वल हो जाता है। अब अगर आप समीशन एक्स वाई की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, जो कि आपके पास क्या है, 15 है। आप x की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 20। आप y की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है -10। आप इनकी जस्ट वैल्यू पुट ऑन करेंगे, और n की जहाँ बात हो रही है तो आपने इसमें n में सिंपल, इसमें आपने क्या करना है, आपने इस n में जो है वो ये जो आपके पास गिवन है ना समीशन के ऊपर, ये जो आपके पास 4 लिखा हुआ है ये आपके पास n है, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू n तक जा रही है। तो n जो है वो आपके पास क्या है, 4 है। तो आपके पास इस n में 4 आ जाएगा। आप सिंपल इसको कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ एवरेज लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ एवरेज की अगर आप बात करते हो तो आपने इंपॉर्टेंस में लिख देना है कि
एवरेज जो है वो क्रूशल है आपके पास। आपको एवरेज बताता है, एक बड़े डेटा को जो है वो एक छोटे से डेटा में ले आता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ को ईजी टू अंडरस्टैंड कर पाते हो। आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स लाइफ में एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो है वो चीज़ों को ईजी टू सॉल्व कर सकते हो। यूजेस के ये हैं, जैसे आप स्कूल में जो है 2 स्टूडेंट के टेस्ट को कंपेयर कर सकते हो, आप पूरे क्लास की मार्क्स ऑन एवरेज बता सकते हो, आप किसी की इनकम जो है ऑन एवरेज बता सकते हो। आप इस तरह के जो आपकी डेली लाइफ की यूजेस हैं आप उसको ऑन एवरेज आप बता सकते हैं। आप ट्रेंड बता सकते हो, आप फोरकास्टिंग वगैरह भी यूजेस अगर आप फर्दर आगे देखते हो तो आपके पास काफ़ी जगह आपके पास एवरेजेस यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट नेक्स्ट बताना है क्वार्टाइल्स के बारे में और उसके फार्मूलाज। आपके पास जो सिंपली एन ग्रुप फार्मूलाज है क्वार्टाइल्स के, जिसमें n+1 डिवाइड बाई 4 आप वो लिखोगे, बाकी 1 Q 3 का बता देंगे। और आप पहले बताएंगे क्वार्टाइल्स होता क्या है। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल वो होता है जो आपके डेटा को 4 हिस्सों में कन्वर्ट आपके डेटा को जो है वो आपके पास 3 हिस्सों में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसमें Q1 Q2 Q3 होता है। Q1 जो होता है वो 25% कवर करता है, Q2 हाफ कवर करता है, Q3 75% कवर करता है। ये आपने इसके अंदर लिख देना है। अब आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन 2 गिवन है, और अर्थमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास ये, आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। आपके पास सिंपल, इसको मैं आपको अगर बताऊँ तो आपने सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना है, जो आपके पास क्या होता है A + B आपके पास हो जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं सोल्यूशन इसका, ठीक है, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास अर्थमेटिक मीन आपके पास 25 गिवन है। आपने सिंपली इसको यहाँ पे लेके आना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास AB क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने √AB लेना है, जो आपके पास 20 आपके पास क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो आपके पास AB क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों के यहाँ पे दोनों की जगह जगह है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास अंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और जब अंडर कट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AB 400। आपके पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? AB डिवाइड बाई A + B। तो आपने क्या करना है, AB की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 400, और आपके पास B2 जो है वो फार्मूले का, और AB की जगह 500, तो आपके पास हार्मोनिक मीन क्या आ गया? 16, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो आपने क्या करना है, CPI को और उसके कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपको ये पता है कि जो CPI आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपका एवरेज चेंज होता है आपके पास गुड्स में, ठीक है, वो आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको पता है? जो आपके पास करंट ईयर होता है, ठीक है, करंट बास्केट जिसको आप कह सकते हैं, कॉस्ट बास्केट होती है करंट ईयर को, उसको बेस ईयर पर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपके पास CPI आ जाता है। लिंक रिलेटिव आपको पता है कि जब आपने क्या नाम है, जो आपके पास करंट जो ईयर होता है उसको आप जब नीचे बेस ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड करती हैं, उसके बाद उसको जो प्राइस जो, ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ, जो आपके पास आंसर आएगा वो लिंक रिलेटिव कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ आपने इसको बताना है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स। इसमें आपके पास डिफरेंट प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, उसके बाद आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट प्राइस, जो डिफरेंट आपके पास क्रॉस प्राइस इंडेक्स, ये सारे जो प्राइस इंडेक्सेस हैं ये सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास, आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। इसमें आपके पास सिंपल W भी गिवन है, I भी गिवन है। आपने क्या करना है, पहले W को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर आप देखते हैं तो आप यूँ इसको सॉल्व, आपके पास जो W's गिवन है और I's गिवन है, आप इनको इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर आप उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। आपके पास W's हैं, जो क्वेश्चन में आपके पास W's गिवन है ये वो वाले आपके पास W's हैं, ठीक है, उनसे तो आपके पास सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास है वो टर्म करना है डिफरेंशिएट कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर में। आप इसका एक तो ग्राफ बना सकते हो कि आपने क्या नॉन लीनियर ऐसे एक ग्राफ बनाया और आपने बताया ये नॉन लीनियर है, ठीक है, और नॉन लीनियर ग्राफ में क्या होता है, रिग्रेशन कब होती है, क्या होता है, 0 होता है। साथ में आप डिफाइन कर दोगे कि नॉन लीनियर है और इसका रिग्रेशन क्या होगा आपके, सॉरी रिग्रेशन कह रही, कोरिलेशन क्या होगी आपके पास, 0, ठीक है। और साथ में कर्वी लीनियर में आप ऐसे करोगे, ऐसे करके आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, और आपने उसको कर्व की फॉर्म में ऐसे इसके पास आपके पास ऊपर नीचे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, और आपने इसमें बताना है कि इसमें क्या होता है, नो कोरिलेशन होती है,
सॉरी नो कोरिलेशन ही आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये कर्व की फॉर्म में होता है और लीनियर रिलेशनशिप आपके पास स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो आपके पास ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। साथ ही साथ आपने क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आ जाएगी कि आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 1 के दरमियान लाइक करता है। अगर 0 होगा तो आपके पास उसके अंदर नो कोरिलेशन होगी, अगर 1 हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी। कोरिलेशन आपके पास हमेशा जो आर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यूनिट फ्री होता है। ये आपके पास एक वीडियो मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी गिवन है, आप वो भी देख सकते हो। अब आपने सेम जो सारे रिलेशनशिप्स हैं उसके क्या कराना है, ग्राफ बनाना है। पॉजिटिव लीनियर है, आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, और उसके आगे पीछे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स थोड़े से ख़राब हो गए, आपने इस तरह के पॉइंट्स उसमें डाल देने हैं। अगर आप बात करते हो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव की, तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा और उसमें आपके पास ये इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आपके पास आगे पीछे इस तरह से आ जाएंगे, ये आपके पास नेगेटिव का बनेगा। नो कोरिलेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास नो कोरिलेशन में ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। आपने इन ग्राफ को आपने स्केच इसी तरह करना है, ठीक है, जिस तरह मेरे तो आपके पास रफ है, ठीक है, आपने नीट जो है इनको इस तरह स्केच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सिस की वैल्यूज़ गिवन है, वाइज की वैल्यू गिवन है, आपने आर निकालना है और इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को, ठीक है। उसके लिए बेटा आप ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको यूज़ करोगे। आपके पास एक्स और वाई गिवन है, आप सिंपल उन सब का मीन निकालोगे। जो सिंपल आप सब वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय जितने आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उसको करो, आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी जो आपने अलग अलग निकाला हुआ है उसी का आप स्क्वायर ले लोगे। तो मतलब आपके पास एक पहला एक्स है, ठीक है, आपके पास दूसरा जो है वो वाई का बनेगा, ठीक है, तीसरा जो है वो आपके पास बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का बनेगा, ठीक है, चौथा जो है वो आपके पास बनेगा y माइनस वाई बार का, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास बनेगा x माइनस एक्स बार का जो आपके पास होल का स्क्वायर है उसका बनेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास उससे नेक्स्ट इसी तरह आपके पास y माइनस वाई बार का भी आपके पास इसी तरह एक और जो है वो आपके पास बन जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सब को यहाँ पे जो आपके पास एक्सेस की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, उसके थ्रू आपने सॉल्व करना है। और जहाँ पे जो आपके पास इनके आंसर्स आएंगे, जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, आपने उस आंसर को सिंपली इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आर की वैल्यू का रिजल्ट आपने इंटरप्रेट करना है। अगर आपकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0.6 आई है, इसका मतलब है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 1 के करीब जा रही है, तो आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 0 फॉर एग्जांपल आ रही है -0.7, तो आपके पास नेगेटिव के बहुत करीब जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आपके पास स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, या फिर ठीक है। तो आप इससे अगर आपके पास 0 आ जाता है आपको बोलोगे कोई कोरिलेशन नहीं, अगर आप 1 आ जाता है आपको बोलोगे परफेक्ट कोरिलेशन, आपके पास -1 आ जाएगा तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। तो आपने इस तरह जो है इसको क्या कर देना है, इंटरप्रेट कर देना है, डिफाइन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने टाइम सीरीज़ को जो है वो उसको बताना है। टाइम सीरीज़ आपको पता है, टाइम सीरीज़ जो होता है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है जिसको आप सर्टेन टाइम पीरियड में जो है आप फाइंड करते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 8 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, आप वहाँ से आप इसको ले सकते हो। आपके पास सर्कुलर ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन की बात हो रही है। सर्कुलर ट्रेंड वो होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, जैसे आपकी जीडीपी ग्रोथ हो जाती है, जैसे आपके पास सालाना जिसको हम कह सकते हैं, और ये आपके पास स्मूथ जाता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत कम आते हैं, ठीक है। आपके पास सीजनल वेरिएशन वो होता है जो सीजन, जैसे आपके पास हमने पास पेपर किया था उसमें आपके पास रमज़ान हाइक का पूछा था, उसमें हमने कहा था वो सीजनल वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह जो आपके पास तमाम छोटे वक्त के लिए आता है, जैसे आपके पास अगर हम बात करते हैं पूरे सारा साल, तो ईद का जो होता है वो आपके पास सीज़न आ जाता है, रमज़ान का सीज़न आ जाता है, जैसे शादियों का सीज़न आ जाता है। इसी तरह जो थोड़े वक्त के लिए आता है, कभी कभी आता है तो थोड़े टाइम के लिए उसकी हाइप रहती है, उसके बाद वो सीजनल हो जाता है, ठीक है। आप इसकी तरह इसकी डिफरेंट पहले आप बताओ कि सीजनल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसके बाद सॉरी जो सीजनल होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। आपके पास इसका जो होता है वो बहुत कम अरसा होता है। सर्कुलर जो होता है वो आपके पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। इसमें आपके पास जीडीपी ग्रोथ इस तरह के लिए आपके पास आ जाते हैं। अब आपने मूविंग एवरेज मेथड और उसके मेरिट्स बताने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अच्छा, अगर आप मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो मूविंग एवरेज क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म आपके पास फ्लैक्चुएशंस आती हैं डाटा को, उनको आपको जो है वो कवर करता है। उसके अलावा जो है आपके पास जो आपके डेटा को जो है उस ट्रेंड्स वगैरह को हाईलाइट करता है, और ये इजी टू कंप्यूट होता है मूविंग एवरेज, क्योंकि आपके पास एवरेज निकालनी है आपने डेटा की, आपने इजीली तमाम को ऐड करना है। उनको देखते हैं तो आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 84, एक्स वाई इज इक्वल टू 110 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 गिवन है। आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट और स्लोप को फाइंड करना है। इंटरसेप्ट मानिए आपके पास a को फाइंड करना है, स्लोप का मतलब b को फाइंड करना है आपने, ठीक है। अब आपने इसको फाइंड कैसे करना है, आपके पास जो है आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला होता है आपका स्लोप का, ठीक है, आपने इसमें फॉर्मूले में डालना है। आपके पास एक्स वाई गिवन था 120, आपने डाल दिया एक्स का स्क्वायर 70, तो आपके पास स्लोप क्या आ गया, 3 आ गया। अब वाई क्या होता है, आपके पास वाई बार माइनस बी एक्स आपने निकालना है। बी आपके पास गिवन था, ठीक है, आपने क्या किया, वाई बार आपने कैसे निकाला, आपके पास वाई समीशन वाई गिवन था आपके पास 84 और आपके पास एन गिवन था 7, आपने वहाँ से क्या निकाला, आपने वाई बार निकाल दिया, और आपके पास एक्स का बार जो है वो गिवन था, वो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास 0 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0, तो वो 0 हो गया। और 3 जो है वो आपके पास क्या आई, स्लोप आई, तो आपके पास 12 जो है वो क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। तो आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा 3x, तो आपके पास ये जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास स्लोप का जो है वो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो उन्होंने कहा यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और कॉग्निटेंसी टेबल जो भी, आप सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, जो टेबल होता है आपने वो बताना है। यूनिवेरिएट वो होता है जिसमें सिंपल 1 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जैसे आप किसी की हाइट की बात करें तो वो 1 वेरिएबल है। बाईवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, जैसे आप हाइट और वेट दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो वो आपके पास बाईवेरिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने लिखना है कि यूनिवेरिएट वो होता है जिसमें 1 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, बाईवेरिएट वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने पता है आपने डिस्क्राइब करना है कॉन्टिजेंसी टेबल भी। कॉन्टिजेंसी टेबल वो होता है जिस टेबल में आप 2 वेरिएबल्स को एक साथ जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल बाईवेरिएट्स वेरिएबल को जो टेबल आपके पास डिस्क्राइब करता है, जो लेके चलता है, उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए तो आपके पास समीशन एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये भी आपके पास समीशन गिवन है, और आपके पास आर भी गिवन है, आपने एन फाइंड करना है, और एस एस वाई भी गिवन है। आपके पास सिंपल जो हमने फॉर्मूला जो अगर देखें तो आपके पास आर का फॉर्मूला आपके पास होता है जिसमें आपके पास ऊपर जो है वो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, जिसको हम कोवेरियंस कहते हैं, और नीचे आपके पास आ जाएगा एन आता है आपके पास सबसे पहले नीचे, और साथ में आपके पास आ जाता है समीशन एक्स और समीशन वाई। अगर हम सही फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपके पास समीशन वाई तो गिवन है और समीशन एक्स नहीं गिवन है, ये जो आता है ना एस एक्स, वो आपके पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आपके पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गिवन है। आप ऊपर जो है वो 120 डालोगे, ठीक है, आप आर की जगह जो है वो आर की जगह यहाँ पर जो है वो आर की जगह आप क्या करोगे, 0.5 को पुट करोगे। एन जो है वो हमने फाइंड करना है, एन ऐसे ही रहेगा। एस ऑफ एक्स की जगह आप जो है वो 90 पुट करोगे, और एस वाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 8 पुट कर दोगे, तो आपके पास सिंपल जो है वो एन फाइंड हो जाएगा। आप एन को इधर ले जाओगे, ठीक है, और 0.5 को नीचे ले आओगे, तो आपके पास सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में डालोगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपके पास y गिवन है, x गिवन है, आपके पास लाइन गिवन है, आपने शो दैट करना है कि e का स्क्वायर, जो समीशन ऑफ e का स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो रेजिड्यूल का फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, y माइनस आपके पास y जो होता है वो आपके पास y बार होता है, ऐसे आपके पास y आता है। ये जो होता है आपके पास क्या होता है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो आपके पास लाइन गिवन है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक जो है वो टेबल बनाना है जिसमें आपके पास सबसे पहले ये रेजिड्यू x आएगा, ठीक है, और फिर आपके पास सेकंड में आएगा y, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो आपके पास आएगी ये वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास x है उसको आप रिप्लेस करेंगे बारी बारी x की वैल्यूज़ के साथ, तो फिर आपके पास यहाँ पे एक y बार का जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको फाइंड कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो एक आपके पास आएगा y माइनस वाई बार का। उसमें सिंपल क्या करेंगे, आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अगर वो 2 आ गया आपके पास आंसर सम स्क्वायर करके, तो आप बता देंगे कि वो आपके पास जो है वो सही है। अगर नहीं आता तो आप बताएंगे कि वो हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन में आपके पास फॉर द मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द प्राइस मीन प्राइस इज 20%, मीडियन प्राइस इज 70% एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास 20% है। हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को क्या करना है ओके तो आपको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने क्या करना है, आपके पास स्क्यूनेस का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में एस वी गिवन है, मीन गिवन है, ठीक है, और साथ में मीडियन भी गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, सॉरी एस टी गिवन नहीं है, ठीक है। मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है। आपने मीन की वैल्यू पुट की, साथ में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पुट की, आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फिर आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, आपने उसका फार्मूला यूज़ किया 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने उस फार्मूले में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 19 क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपके पास मोस्टली जो है वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास सिंपल फार्मूलाज बेस्ड हैं। आपके पास अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास सब कुछ गिवन, आपने फार्मूला पुट करना है। आपके पास इस क्वेश्चन की बात करें, आप सम ऑफ रेसिडुअल का पता है तो आप कर सकते हो, इसमें आप स्क्यूनेस का फार्मूला आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो सब क्वेश्चन में आपको जस्ट फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके फार्मूलाज बहुत अच्छे हैं तो आप इजीली पेपर को क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको फार्मूलाज में पक्का होना चाहिए। इसी तरह अगर आप पार्ट सी देखेंगे ना बेटा, सेक्शन सी की बात करते हैं तो आपके पास 26 नंबर का होता है। आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आप आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब आपके पास टोटल एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास 13 मार्क्स का होता है, ठीक है, और आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं तो टोटल आपके पास 26 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चन आपके पास कैरी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने मीन डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन मीडियन, ठीक है। आपने मीन डेविएशन में सिंपल, आपको मीन डेविएशन का अगर फॉर्मूला आता है जो क्या है आपके, उसके लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक एक्स का आएगा, ठीक है, जिसमें आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल मीन फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास जो ग्रुप डाटा का मीन होता है आपने वो फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, आपके पास मीन एक्स माइनस जो होता है आपके पास एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। आपने सिंपल वो फार्मूला जो है वो पुट करना है, ठीक है। आप जब वो फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास साथ में आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फ्रीक्वेंसी इस वजह से आएगी क्योंकि ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले आप मीन के लिए फाइंड करोगे, बाद में आपने इसी फार्मूला के मीडियन भी फाइंड करना है। सिंपल जैसे मीन और मीडियन फाइंड करते हैं ना, आपने पहले मीन और मीडियन फाइंड करना है दोनों का, फिर उसको जो है इस फार्मूले में पहले जहाँ पे आपके पास मीन है इसको रिप्लेस कर देना है आपने मीडियन के साथ, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे पहले मीन आएगा फिर मीडियन आएगा, दोनों को अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना। पहले मीन के लिए करना है, सारा निकालना है, फिर मीडियन के लिए सारा सॉल्व करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपने सेमी एवरेज मेथड से जो है वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास सेमी एवरेज मेथड आपको पता है क्या होता है। आपने सिंपल क्या, इसमें आप सिंपल क्या करोगे, सेमी एवरेजेस निकालोगे। उसके लिए आपने इसको भी 5 में कन्वर्ट कर देना है, इसको भी 5 में, मतलब 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है। सेमी एवरेज का मतलब है 2 हिस्सों में, और उसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास 2 सेमी एवरेजेस आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे आप 2011 से लेके 2018 तक करेंगे, और आपके पास 2 जो सेमी एवरेजेस आएंगे आप उसको यूज़ करके एक पॉइंट उस पर लगाएंगे, दूसरे पॉइंट पर, और फिर आप जो है उसको ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइस रिलेटिव को जो है वो फाइंड करना है चेन बेस मेथड से। अगर आप चेन बेस मेथड की बात यूज़ करो, उसमें आपको कहा है कि आपने 2014 को जो है 2014 को जो है वो क्या लेना है, एज अ बेस ईयर लेना है। आपको पता है प्राइस रिलेटिव में क्या होता है, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, पर उन्होंने अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, आपने इसको क्या करना है, पहले इसको बेस ईयर आपके पास क्या आ जाएगा 100, फर्स्ट आपके पास 100 आ गया, सेकंड में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, इसको इस पर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100। इस तरह आपके पास चेन बेस इंडेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग टेबल यूजिंग 197 एज अ वर्किंग मीन ऑफ एक्स एंड 120 एज दैट फॉर वाई। इसमें आपने सोल्यूशन से पहले क्या करना है, आपने कहा 167 जो है वो आपके क्या करना है, वर्किंग मीन लेना है, और 2110 वाई का जो है वो आपने वर्किंग मीन लेना है। इसका मतलब क्या होता है, आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके पास x आया है, जो आएगा x बार जो आएगा उसको आपने माइनस कर देना है 167 में। x की वैल्यू को जो है वो आपने क्या कर देना है, 167 में से सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आपके पास 167 में से माइनस कर देंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास उसका मीन क्या
ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, हर वैल्यूज़ में से 167 को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो एक्स बार का आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपने क्या किया हुआ है कि हर मैक्स में से आपने माइनस किया वो एक्स बार हो जाएगा। इसी तरह वाई के लिए आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास इसी तरह वाई के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई बार आ जाएगा। उसमें आप क्या करोगे कि हर वाई की वैल्यू से आपने क्या करना है, 210 को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब आप हर वैल्यू में से यहाँ पे 223 में से 210 को माइनस करोगे इस तरह वाई बार, तो आपके पास फार्मूला जो होता है वो आपके पास वही सेम रहेगा, लेकिन उसमें हम एक्स वाई की जगह एक्स बार और वाई बार का इस्तेमाल करेंगे। जो आपके पास रिग्रेशन का फार्मूला होता है, आपके पास रिग्रेशन का फार्मूला के पास फार्मूला होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस आपके पास समीशन एक्स समीशन वाई जो है वो, आप फिर आपके पास अंडर रूट जो होता है वो आपके पास एक्स माइनस एक्स वाई बार वाई माइनस वाई बार का, उसके वो जो आपके पास फुल फार्मूला होता है आपने वो जो है वो उसको बता देना है, ठीक है। और आप अगर आप आंसर में ये बता सकते हो कोरिलेशन कैसे परफेक्ट है या कैसे आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास ये जो था वो आपके पास पास्ट पेपर था, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकी, शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर मैं आपको एक और पास्ट पेपर दिखाऊँ, अगर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आपने इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें आप देखें आपके पास प्राइसेस गिवन है, क्वांटिटीज़ गिवन है, आपने लास्ट पेयर और पार्शीज बताना है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, फिशर का। इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप पहले लास्ट पेयर निकालेंगे, पार्शीज निकालेंगे, फिर आप सिंपल क्या करेंगे, लास्ट पेयर और पार्शीज जो है उन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और उसका आंसर किसके इक्वल आता है, फिशेस के इक्वल आता है, क्योंकि लास्ट पेयर और पार्शीज का जो फॉर्मूला होता है वो फिशर के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। आप सिंपल जो है रिलेशन लाइन जो है वो निकालेंगे, जिस तरह हमने अभी एक क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड किया था, तो आपको आ जाएगा 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज आपने निकालना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से सेम आपके पास उसी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आप देख रहे हो, आपने अभी देखा है, ये आपके पास चैप्टर नंबर कौन से में से आया, 8 में से आया। ये आपके पास चैप्टर नंबर में से कौन से आया, आपके पास 6 में से आया, पार्ट 1 जो है वो आपके पास। इसी तरह आपके पास अगर आप और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से आया, और ये चैप्टर नंबर आपके पास किस में से आया है, 4 में से आया है, ठीक है। यही बात है, अगर आप यही इन क्वेश्चंस में, तो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आया है, ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से आया है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर किस में से आया है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से आया है, और ये चैप्टर नंबर 7 में से आया है। इसका मतलब यही हुआ कि आपने मोस्ट किस में करना है, 3 4, आपके पास जो लास्ट के चैप्टर्स हैं आपने 4 5 3 4 5 7 और 8, यही आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग इसी में से आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट की तरफ भी आप देखते हो तो आपको शॉर्ट में भी नज़र आएगा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से है, ये सॉरी रेजिड्यूज की बात करिए 6 7 में से, आपके पास ये चैप्टर नंबर आपके पास 8 में 7 में से है, ये चैप्टर नंबर आपके पास ये वाला आपके पास जो है वो स्लोप और इंटरसेप्ट की बात हो रही है, आपके पास रिग्रेशन लाइन में से है, ये आपके पास चैप्टर नंबर मूविंग एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड की बात हो रही है, तो आपके पास जो है वो किस चैप्टर में से, 8 में से है, ठीक है। उसके बाद ये टाइम सीरीज़ का भी आपका 8 में से है, ये आप बात करते हैं तो आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से, ये भी आपके पास 7 में से है, ये भी 7 में से, ये आपके 5 में से है। लिंक रिलेटिव जो हमने पढ़ा वो आपका 5 में से है, CPI आपका जो है वो 5 में से, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ये आपके पास कॉमन फार्मूलाज हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से, कोटाइल चैप्टर नंबर 4 में से है, ये आपके पास 3 में से है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2 में से है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 2 में से है। तो आपने देखे मोस्टली आपके पास लास्ट के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 6 7 8, आप अगर उन्हीं को करते हो, पहले 2 चैप्टर में से इतना नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरे, ठीक है, अगर आप देखो ये चैप्टर नंबर 1 में से रॉ डेटा के बारे में आपसे पूछा गया, आपको पता है वो डेटा जो अरेंज नहीं होता वो रॉ डेटा होता है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, उसका स्केयर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, आपको पता है जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जब हम डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड करा देते हैं वो होता है आपके पास। इसमें सिंपल आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है कि प्रोडक्ट होता है आपके पास nth रूट का। इसके बाद आपने इसमें आपने प्रूव करना है कि आपके पास ये 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसका आप मीन लोगे, ठीक है। मीन लेने के बाद हर वैल्यू में से उस मीन को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो 0 ही के बराबर आएगा। मीन डेविएशन का आपके पास दूसरे पेपर में भी आया, इसका मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से है, ये चैप्टर नंबर आपके पास 3 में से है, ये आपके पास चैप्टर लोअर कोटाइल अपर कोटाइल चैप्टर नंबर किस में से है, 4 में से। आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है
इसमें आपने क्या करना है, स्टूडेंट ऑब्टेन एंड मीन वेटेड मीन निकालना है। चैप्टर नंबर आपके पास 3 में से है। अर्थमेटिक मीन चैप्टर नंबर 3 में से, ये चैप्टर नंबर 5 में से है, चैप्टर नंबर 5 में से है आपके पास, चैप्टर नंबर 6 में से है, चैप्टर नंबर आपके पास 7 में से है। ठीक है, तो आपके पास मोस्टली 3 4 5 6 7 8 में से ही आ रही है। आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से है, ये आपके पास चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 7 में से है, चैप्टर नंबर 8 में से है। ठीक है, आपके पास मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आ रहे हैं, तो आपका मेन फोकस इन्हीं पर ही होना चाहिए। ठीक है, 3 4 5 और 8 मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ कि 5 एंड 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ 3 4 भी इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 6 आपके पास जो लास्ट के चैप्टर्स हैं आप इन पे फोकस करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन लें, इनके फार्मूलाज अच्छे से रट लें। ठीक है, इनके फार्मूलाज को जितना आपको अच्छे से आता होगा और इनके